सुन लो सुनाए कहानी एक किरदार की ही जुबानी, उलझी सुलझी है ये हर घड़ी। पल है कुछ से रुमानी, पल है कुछ से दीवानी, बहका बहका सा है हर कोई। कैसे फिर बतलाए क्या है ये फुलझड़ी, कैसे फिर सुलझाए उलझी हुई हर कड़ी। तो आओ फिर सुन लो यहाँ the story of a PhD, philosophical drama, 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 a PhD. All right, let's begin for today. So सबसे पहले मैं अमोघ और मेरी को होस्ट सुकन्या, हम दोनों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चौथे शो में. For the first time we are coming officially from our Instagram page, and thank you so much for following it and supporting us and helping us grow as a community, as a popular show. And today we have some interesting personality that will be here as a guest. But before I call him upon, दोस्तों हम कई बार कोशिश करते हैं कि डिसीजंस ऐसे लिए जाएं जो हमारे पैशन को सपोर्ट करें, बट नॉट नेसेसरीली वो डिसीजन सोसाइटी की जो डिमांड है या हम पर जो प्रेशर होता रहता है हमारे दोस्तों से, हमारे परिवार से, उसके हिसाब से जा पाए. So I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत फेमस पोएम है ये, द रोड नॉट टेकन. और आज के हमारे जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, ये मेरे बड़े ही खास मित्र हैं. इनकी कहानी भी दोस्तों कुछ ऐसी ही है. बहुत अलग अलग तरीके से इन्होंने स्ट्रगल कर कर पीएचडी करने की ठानी है, और he's traveling the road that is less traveled by in his set of people, in his community, and I'm very proud to have him on the show. So let me just add him. His name is Kaushik तालुकदार, जो आपने ऑलरेडी हमारे पोस्टर्स पे देखा होगा. And he comes from Assam, and he has done his PhD in IIT Bombay, and I'm very glad to invite him here. So I'm just going to add him here. Hello Kaushik. Hi, thank you. सबसे पहले तो a warm welcome on the show, and I'm very glad कि हम ये कर पा रहे हैं. We've been friends for a long time, and I've been a close observer of your story, of your struggles as a researcher, and मुझे बेहद खुशी है कि हम आज तुम्हें इनवाइट कर पाए इस शो पर. So दिल खोल के बात करते हैं. फर्स्टली टेल मी योर बैकग्राउंड, कि तुम कहाँ से आते हो, क्या सेटअप है तुम्हारे फैमिली का, तुम्हारे यहाँ के कम्युनिटी का. तो थैंक यू अमोघ, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये बातचीत में शामिल करने के लिए. तो मैं तो बेसिकली आता हूँ आसाम से. तो आसाम में जो गुवाहाटी के पास मेरा गांव है, गुवाहाटी में नहीं है, गुवाहाटी से थोड़ा दूर है. तो मेरा स्कूलिंग वगैरह सब गांव में ही हुआ सब कुछ. और वो इतना मतलब तुम एडवांस नहीं है हमारा गांव थोड़ा. तो अभी भी मेरे गांव में अभी भी लाइब्रेरी तो अभी भी नहीं है. जो मेरा एक सपना था कि लाइब्रेरी गांव में बनाओ एटलीस्ट मेरे इनिशिएशन पर, वो अभी भी है. फिलहाल देखते हैं.
तो वहां से स्कूलिंग मैंने गांव में ही किया मेरा, फिर क्लास 11-12 भी गांव में ही, गांव के कॉलेज में किया। उसके बाद गुवाहाटी की कॉटन कॉलेज से मैंने बीएससी किया। और तभी हमने NIUS जो HBCSE होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन मुंबई में है, तो तब हमने NIUS कैंप अटेंड किया था। जब तुम मिले हो एज ए फ्रेंड, और फिर और बहुत सारे फ्रेंड मिले थे पूरे इंडिया से, अच्छे अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो थे साइंस के। तो वहां से मिलने के बाद थोड़ा मोटिवेशन भी मिला और एक नया माहौल मिला, नया डायरेक्शन भी मिला कुछ आगे करने के लिए। तो उसके बाद जो भी हो, BSc के बाद हमने सोचा कि अच्छे से MSc करेंगे, फिर रिसर्च भी करेंगे। जो हम तो तुम्हारे साथ ऑलरेडी टच में होते ही थे, तो डिस्कस करते ही थे। राइट। तो फिर MSc मैंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद PhD के लिए पहले NCL आया था, उसके बाद IIT बॉम्बे। तो ये है मेरा। और मेरी मम्मी पापा बेसिकली कोई सर्विस किसी का भी नहीं था। पापा तो पहले खेती करते थे और घर का बड़ा मैं ही हूँ। मेरा 2 बहन है, वो लोग भी पढ़ाई कर रहे थे। अभी बड़ी बहन मतलब स्कूल में टीचिंग करता है, तो छोटी वाले अभी पढ़ रही है। तो वही है ऑलमोस्ट। तो दिस इज वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज तुमने जैसे कहा तुम्हारे गांव में लाइब्रेरी नहीं है, तुम एक गांव के स्कूल से पढ़ के आए हो, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक दैट लीप इनटू डूइंग अ PhD. आई नो एट एन इंडिविजुअल लेवल कि तुम कितने टैलेंटेड हो, कितने हार्ड वर्किंग हो एज अ साइंस स्टूडेंट, बट व्हाट वाज द पॉइंट व्हेन यू रियलाइज कि अच्छा चलो PhD नाम की जो चीज है ये करने के लिए जा सकते हैं, वी कैन डिसाइड टू टेक अप दैट चैलेंज? ये तुम्हें कब लगा? वो तो वही मैं बोला ना, NIUS कैंप जब हम अटेंड किए थे, तब तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आए थे उस कैंप में, होमी भाभा सेंटर में। तो तब एक्चुअली रिसर्च होता क्या है, तो हम तब थोड़ा सीखा क्या क्या काम होता है, कैसे होता है, किस किस लेवल पे काम होता है। और कितने अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी मिले थे तब। तुम मिले, मैंने ऑलरेडी बोला मोनिस्ट है, फिर मेरा मृत्युंजय, फिर और नए नए स्टूडेंट जो रोहित चिक्का रेड्डी जो अभी हमारा यहाँ पे कितना वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये लोग जब मिले, ये हम सब दोस्त, और बात की, और सब लोगों ने, जैसे मैं बोला कि मैं बहुत ही सिंपल मतलब काइंड ऑफ थोड़ा पिछड़ा हुआ जगह से आया था, तो फिर भी मतलब तुम जैसे लोग या फिर बाकी जो स्टूडेंट थे वो चीज फील नहीं करने दिया, कि अच्छे से मोटिवेट किया। फिर NIUS का जो मैम थे, सविता मैम हो या फिर पूरा जो NIUS फैमिली है, सब लोगों ने वो अच्छे से एनकरेज किया। और तब हमने एक प्रोजेक्ट भी किया था, वो NIUS प्रोजेक्ट। तो उसमें वो मजा आया था एटलीस्ट कि ठीक है, ये रिसर्च जैसा चीज है तो हम कर सकते हैं। और तब मुझे वो रियलाइज भी हुआ था कि मैं जहां से आता हूँ और हम जहां से आते हैं वहां पे साइंस का क्या हालत है और लोग रिसर्च के बारे में क्या सोचता है। इधर आके मैंने जो देखा, तो मुझे लगा कि एटलीस्ट मुझे तो करना चाहिए। एटलीस्ट मैं करूंगा तो मेरे पीछे कोई कर लेगा मेरे गांव से, या फिर कोई जो कुछ तो एटलीस्ट होगा, एक एनकरेजमेंट किसी के लिए तो हो सकता हो। और ग्रास रूट लेवल पे साइंस को लेके जाना भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग तो हाई स्कूल में सब कोई साइंस टेक्स्ट बुक तो पढ़ लेता है, मार्क्स भी अच्छा से मिलता है, लेकिन जिंदगी में तो कभी उसको हम अप्लाई नहीं करते ना, क्योंकि हमारा एक प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो वो चीज मैंने थोड़ा मतलब रियलाइज किया था, तो मुझे लगा था कि यही सही है, तो इसी दिशा में आगे बढ़ना है और रिसर्च वगैरह थोड़ा कुछ करना है। NIUS में आके मुझे ये सीखा, मैंने ये इंपॉर्टेंटली सीखा कि रिसर्च होता क्या है। जो रिसर्च प्रोजेक्ट था उसमें मैंने कुछ खास नहीं किया था, ये टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये सोचा कि रिसर्च करते कैसे या फिर होता क्या है, वो मैंने सीखा। इसके बाद शायद मेरा वो मोटिवेशन आ गया कि ठीक है, आगे PhD करना है मुझे। राइट। सो जस्ट हमारे ऑडियंस को पता चले इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि जो जिस प्रोग्राम की बात कौशिक कर रहा है यहाँ पे, NIUS, दैट्स अ प्रोग्राम कॉल्ड एज नेशनल इनिशिएटिव इन अंडर ग्रेजुएट साइंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है और काफ़ी बड़े पैमाने पर पूरे देश भर से एप्लीकेशंस आते हैं। एंड आई वुड से कि हम दोनों लकी थे इन अ वे। टैलेंटेड तो कौशिक ज़रूर है, मैं अपनी बात नहीं कर पाऊंगा। तो हम दोनों लकी थे कि हम NIUS में सिलेक्ट हुए थे केमिस्ट्री प्रोग्राम में, और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एक रिसर्च एनवायरनमेंट में जो कौशिक कह रहा है वो उसका इंस्पिरेशन था, वहां से उसने सोचा PhD के लिए। तो फिर ये जरूर जानना चाहूंगा कि व्हाई डिड यू चूज टू कम टू पुणे फर्स्टली? यू जॉइंड NCL पुणे, नेशनल केमिकल लैबोरेटरी पुणे। व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट कि इंडिया में PhD करना, ये एक सवाल होगा मेरा। और दूसरा फिर पुणे ही क्यों, व्हाई जस्ट NCL?
या तो वो एक उससे पहले मुझे एक बात बताना शायद में जरूरी सही रहेगा कि बीएससी तक मुझे एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने एनआईयूएस का जो प्रोजेक्ट था वो भी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही किया था। राइट तुम्हारा और मेरा ऑलमोस्ट सिमिलर ही काम था। तो राइट लेकिन मैं एमएससी जब पढ़ा था, एमएससी में जब क्वांटम पढ़ने लगा फिजिकल केमिस्ट्री में, तो क्वांटम जब हमारा सर पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, सर बहुत अच्छे थे, लेकिन वो जिस तरीके से पढ़ते मुझे लगता है कि काइंड ऑफ मैकेनिकल है। तो मैं क्वांटम का जो फिजिकल इंसाइट है वो मुझे मिला नहीं था, और मुझे मतलब मेरे मेरे दोस्तों को भी शायद नहीं मिला था। तो इसलिए मैं बोर होके वो क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा क्लास मैंने बंक किया था ऑनेस्टली। ओके तो लेकिन वो सर अच्छा था कि वो उन्होंने मुझे ऐसा नहीं किया, मतलब वो करते हैं ना, एब्सेंस रहो तो तुम्हें क्वालिफाई नहीं करते एग्जाम में बैठने के लिए, वैसा नहीं किया। ही वॉज वेरी गुड। उनको लगा था कि अगर तुम्हें लगता है कि नहीं करना है तो मत करो, ठीक है। तो मैं जाके लाइब्रेरी में पढ़ता रहता था न्यूज़पेपर वगैरह या फिर कुछ। लेकिन जब एग्जाम आया तब तो पढ़ना पड़ेगा ना, और मैंने पूरा बंक किया। तो एग्जाम में मैंने खुद से पढ़ने की कोशिश की क्वांटम मैकेनिक्स, जो टेक्स्ट बुक अवेलेबल थे एटलीस्ट इतना। तो वो पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं मुझे कुछ एक इंसाइट मिला जब मैं खुद से पढ़ने लगा, जो बेसिकली मैकेनिकली क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा रहा था। तो मुझे लगा ये तो बहुत कुछ अलग चीज है। पूरा तो समझ में नहीं आया, क्वांटम तो किसी को पूरा समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ तो एटलीस्ट मिला था कि कुछ तो इंटरेस्टिंग है। तो मुझे इसलिए लगा था कि ये शायद फील्ड है जिसमें मुझे जाना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि मेरा हमेशा ये चीज रहा है कि मेरा कहाँ पे इंटरेस्ट है, और एट द सेम टाइम मतलब सोसाइटी को क्या ज्यादा जरूरत है। मुझे ये हमेशा एक दो चीज में हमेशा देखता हूँ। जैसे मुझे लगा था कि क्वांटम मैकेनिक्स के साथ अच्छा टीचर्स बहुत कम है ये देश में। तो मुझे लगा था एटलीस्ट मैं अगर थोड़ा पढ़ लूंगा तो शायद मैं किसी को सिखा पाऊंगा, वो एक रीजन था। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन था कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत मेहनत करना पड़ता है। मतलब तुमने कह दिया कि बहुत हार्ड वर्किंग हो, लेकिन मैं इतना हूं नहीं, तुम्हारे जैसा तो हूं नहीं मैं। सो मैं थोड़ा मतलब कंसिस्टेंटली मैं बहुत ज्यादा देर तक मतलब एक ही चीज में नहीं लग सकता। मतलब मुझे ठीक है, मैं दिन में तुम मुझे 12 घंटा भी काम करने दोगे तो मैं कर लूंगा, लेकिन एट वन सीटिंग नहीं कर सकता, मेरा ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस जैसा काम थोड़ा, और जो भी एक्सपेरिमेंटल काम में थोड़ा दिक्कत है ना, तो वो भी एक दूसरा टेक्निकल रीजन था। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि क्वांटम मैकेनिक्स पे काम करूंगा। तो मैंने यूनिवर्सिटी के सर को बताया था कि मुझे क्वांटम मैकेनिक्स पे काम करना है थियोरिटिकल केमिस्ट्री में। तो उन्होंने मेरा मेरा जो गाइड था बेसिकली प्रोफेसर सौरभ पाल, तो उनका नाम बताया था। और मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि वो मेरा पाल है, मतलब बंगाली है, और मुझे एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा कोलकाता तक ही जाना था, घर से ज्यादा दूर नहीं जाना था। ओके और दूसरी बात यह है मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है। ओके मिठाई जो है ना कोलकाता, मतलब तो मुझे लगा था कि ठीक है कोलकाता में जाऊंगा, घर के पास भी है, जब भी घर होम सिक फील करूंगा तो चला आऊंगा, और क्वांटम भी पढ़ लूंगा, और रसगुल्ला तो है ही, और कोलकाता शहर मुझे पसंद है मतलब। लेकिन बाद में पता चला कि सर तो मेरा बंगाली है, लेकिन वो काम करते हैं नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में। ओके और फिर मुझे उसी टाइम में मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी मिला था, उसी बार आईपीसी में पीएचडी के लिए मुझे सिलेक्शन हुआ था। अब मुझे चूज करना था, वो एक तो मुझे क्वांटम का इंटरेस्ट था, उधर भी मुझे आईपीसी में भी आईआईसी में भी वैसे ही मिला था, थियोरेटिकल काइंड ऑफ लैब में ही। लेकिन फिर भी क्योंकि बेंगलोर भी एक अनजानी शहर है मेरे लिए, और पुणे थोड़ा सा नोन है, क्योंकि जो भी हो तो हमारा और तुम्हारा दोस्ती तो पहले से था, तो मुझे एक काइंड ऑफ होमली शायद एनवायरनमेंट मिलेगा, ये सोचा मैंने। और दूसरी चीज तो सर के साथ बात भी हुआ था, और तो इसलिए मैं पुणे आ गया अंचल। लेकिन आने के बाद 6 महीने के अंदर सर का एक्चुअली उधर ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर इन द सेंस वहां पे उनका टर्म खत्म हो गया अंचल में। तो उन्होंने फिर आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया। तब तो पता ही है फिर से तुम्हें, या फिर एनसीएल को छोड़ के जाना पड़ा, फिर आईआईटी बॉम्बे चला गया मैं। राइट ये बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है तुम्हारे। एंड सुकन्या इज वेरी हैप्पी टू नो। सुकन्या जो मेरी को होस्ट है इस प्रोग्राम की, शी इज फ्रॉम कोलकाता। तो रसगुल्ला तुम्हें पसंद है और तुम्हें कोलकाता शहर पसंद है, तो वो बहुत खुश होगी इसको जान के। बट मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग रीजंस लग रहे हैं, और क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत बहुत सही तरीके से है कि भैया ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत मेहनत है, ये मुझसे नहीं होगा। मुझे क्वांटम केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, और मुझे जो तुम्हारी बात बहुत ज्यादा पसंद आती है, तुमने जैसे कहा तुम सोसाइटी के बारे में बहुत सोचते हो। You always want to see what can you contribute to the society, which is indeed a rare quality in the youth today. उसके बाद मैं कहूँगा फिर जो ट्रांजिशन की तुमने अभी बात की एनसीएल से आईआईटी बॉम्बे, I know very well it was not a smooth transition at all. And do you want to talk about it कि क्या करना पड़ा था? It was not कि तुमने बस यहाँ से अपना कंप्यूटर और
बस्ता उठाया और जाके आईआईटी बॉम्बे में बस गए। ये होता तो बहुत आसानी से हो जाता, मैं बोलता चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट द ट्रांजिशन वाज़न्ट स्मूथ। व्हाट वाज इट? या ऑफ कोर्स, आई मीन ये तो मैं आया था पुणे में, तो उसे एक माइंडसेट के साथ आ गया कि पुणे में रहूंगा। और मुझे एक्चुअली बड़ा शहर ज्यादा पसंद नहीं है। कोलकाता ऑल्दो बड़ा शहर है, लेकिन उसका एक अलग ही ब्यूटी है मुझे लगता है, ठीक है। तो मुंबई मुझे इतना भी पसंद नहीं था, एक्सेप्ट द समुंदर, मतलब समुंदर पसंद था। और हम एक बार गए भी थे TIFR, तो हम शायद मैंने तुम्हें बताया भी था कि मुझे ये कैंपस बहुत अच्छा लगा। राइट। तो समुंदर पसंद है, बाकी कुछ दूसरा पसंद नहीं था। लेकिन वो तो अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है लैब में। तो मैं NCL पुणे आया, और NCL पुणे का लैब जो था वो वेल सेट लैब था। वहाँ पे मेरे बहुत सारे सीनियर थे, वहाँ पे मैं ही सबसे जूनियर था। तो वहाँ पे मुझे प्रॉपर गाइडेंस भी मिलता, हेल्प भी मिलता, और मिला भी था जब पहला 6 महीने उधर था। जब मुझे फिर उधर मैंने कोर्स वर्क भी किया था NCL में। लेकिन उसके बाद जब सर को उधर जाना पड़ा, तो मुझे भी उधर जाना पड़ा, और वो ट्रांसफर नहीं हुआ था एक्चुअली। मुझे एक्चुअली फिर से रीजॉइन करना पड़ा था IIT बॉम्बे में। तो फिर से मुझे इंटरव्यू देना पड़ा, वहां क्वालिफाई करना पड़ा, उसके बाद ही मेरा सिलेक्शन हुआ। मतलब ये कोई ट्रांसफर नहीं था। तो वो एक तो अलग था कि ऑलरेडी फिर से वहां पे इंटरव्यू देके फिर सिलेक्ट होना है। और IIT का एनवायरमेंट थोड़ा मुझे लगता था कि मैं सोचता था हमेशा थोड़ा मेरे लेवल के ऊपर है, हमेशा सोचता था मैं ऐसा। तो फिर भी व्हाटएवर, तो गया तो हुआ सिलेक्शन। और उधर जाके ये हुआ, इधर का NCL पुणे का जो सबसे जूनियर स्टूडेंट में था, तो IIT बॉम्बे जाके वो सबसे सीनियर बन गया लैब का। राइट राइट। और 2 महीने का एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ एक्सपीरियंस नहीं है एज ए रिसर्च स्कॉलर। तो उधर जाके वहां पे मैं सीनियर बन गया, और बाकी जो नए स्टूडेंट थे मेरे बाद ज्वाइन किया उधर। तो वो काइंड ऑफ, तो ये तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन है ना, तुम यहाँ पे जूनियर से जाके उधर सीनियर बने। तो इधर तुम्हारे पास सब हर कोई है तुम्हें हेल्प करने के लिए, उधर कोई नहीं है और तुम्हें किसी को शायद हेल्प करना पड़ेगा, काइंड ऑफ ऐसा सिचुएशन है। लेकिन उधर एक दीदी थी उसी IIT बॉम्बे में, तुम्पा करके। तो वो उधर ऑलरेडी थी, तो वो क्योंकि वो ऑलरेडी था, तो थोड़ा मेरा तो कुछ एटलीस्ट हेल्प हो गया था कुछ मामले में। लेकिन रिसर्च एंड उस मामले में बोलूँ तो मेरा वो टफ था, क्योंकि मैंने काम किया रिलेटिविस्टिक क्वांटम केमिस्ट्री में। और मेरे दो सीनियर जो थे वो पुणे में ही थे, वो लोग नहीं गए, क्योंकि उन लोगों का एक सीनियर का हिमाद्री था, उनका तो ऑलमोस्ट PhD खत्म होने वाले थे। और दूसरा सीनियर था सुदीप ससमल, उनका 1 या 2 साल में खत्म होने वाले थे, मतलब। तो वो ऑलमोस्ट वो लोग काम खत्म हो गया था, तो वो लोग ट्रांसफर नहीं किया था, मूव नहीं किया था। तो वो लोग NCL में रह गए। तो इसलिए मेरा प्रॉब्लम ये हो गया कि मैं नया जगह गया, फिर उधर जाके IIT बॉम्बे का जो कोर्स वर्क है ना, वो तो अलग लेवल पे होता है। IISER और IIT का कोर्स वर्क हमेशा थोड़ा टफ होता है मुझे लगता है, कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज एंड NCL। तो उधर से फिर से तुम्हें वो स्टूडेंट के साथ बैठ के तुम्हें क्लास करना पड़ा, वो करना पड़ा, उनके साथ तुम्हें रहने के, मतलब एटलीस्ट कोर्स वर्क में तो फेल नहीं होना है ना। तो वो सिर्फ एक अलग चैलेंज है। और क्योंकि तुम कॉम्पीट कर रहे हो IIT वालों के साथ, मतलब वहां पे जो इंटीग्रेट MSc स्टूडेंट भी है, या फिर MSc जो IIT जी क्वालिफाई करके आया है, या फिर JAM क्वालिफाई करके आया है, वो लोग के साथ तुम एक साथ क्लास कर रहे हो, एक साथ उनके साथ कॉम्पीट कर रहे हो। तो वो थोड़ा टफ है। जैसे NCL में मैं कूल था कि फेल तो नहीं होऊंगा, मतलब हर कोई मेरे जैसा ही है, तो ठीक है, वो एक अलग कॉन्फिडेंस था, ठीक है। तो वो एक अलग इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। और रिसर्च का वो एक प्रॉब्लम था कि वो दोनों इधर रह गए, मैं इधर रह गया। और एक्चुअली जब ये ट्रांजिशन हो रहा था ना, तब तक तो मेरा रिसर्च प्रपोजल या फिर प्रोजेक्ट भी मेरा डिफाइन नहीं था। राइट। तो हाँ, लेकिन ये दोनों सीनियर बहुत अच्छे थे, हर कोई सीनियर अच्छा था, तो ये दोनों ज्यादा ही मेरा अच्छे से गाइड किया। तो वो मैंने मिस किया कि वो लोग उधर रह गए, मैं इधर आ गया। लेकिन वो लोग हमेशा हेल्प किया। IIT बॉम्बे से मैं कभी कभी जाता था NCL की वीकेंड्स पे, तो वो लोग हमेशा हेल्प करते थे। तो वही, एक तो वो तुम्हारा कोर्स वर्क वाला डिफिकल्टीज है, दूसरा तुम्हारा वो लैब एनवायरनमेंट जो सेट करना है, वो दूसरा डिफिकल्टीज है। उसके बाद जो कैंपस का वो है। लेकिन कैंपस के हिसाब से मैं कहूंगा, मुझे लगता है कि IIT बॉम्बे का कैंपस में मैं ज्यादा खुश था। मतलब उसका कैंपस कंपेयर टू NCL मुझे लगता है मैं अच्छा लगा था मुझे। हाँ, बहुत तो खूबसूरत वो campus वाला है। मेरे लिए पॉजिटिव था, लेकिन ये दोनों चीज थोड़ा चैलेंजिंग था। ये तुमने थोड़ा कहा, लेकिन जो तुमने हमें बताया कि यू हैड टू गेट रीसिलेक्टेड इन IIT बॉम्बे, दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। और तुम्हें तब ये कभी फील नहीं हुआ कि छोड़ देता हूँ यार, ये क्या है, मैं ऑलरेडी मैं सिलेक्शन प्रोसीजर से जा चुका हूँ और मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, मेरा काम शुरू हो गया है, और जस्ट बिकॉज एक ट्रांजिशन है तो मुझे ये वापस इस प्रोसेस से जाना पड़ रहा है। तो वो नेगेटिविटी कहीं नहीं आई तुम्हारे पास तब? नहीं आई, डेफिनेटली आई। बीच में लगा था कि यार क्या करूं, मतलब छोड़ दूं क्या, मतलब ये फिर से कहाँ जाऊंगा। नहीं तो ऐसा लगा था कि इधर ही कंटिन्यू कर लूं क्या, मतलब एक थोड़ा कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड जो है ना वो हो रहा था, छोड़ दूं या फिर इधर ही कर लूं।
मतलब काइंड ऑफ ऐसा था। लेकिन फिर संभाल लिया कि ठीक है, अगर सर के साथ ही करने आए हैं तो करूंगा, और ठीक है इतना सारा कर लिया है तो उधर भी जाके एडजस्ट हो ही लूंगा। मतलब इतना भी कॉन्फिडेंस लो नहीं था कि नहीं कर पाऊंगा। तो लेकिन नेगेटिविटी थोड़ा था। लेकिन मेरा वो जो बताया ना हिमाद्री, जैसे भी मेरे जिंदगी में कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो ना, मैं हिमाद्री के साथ या सुदीप्ता के साथ बात करता हूँ। वो लोग बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत मतलब इस मामले में बहुत अच्छा है। तो वो लोग इतना अच्छे से डिस्कशन करेगा ना, तो तुम्हारा चीज क्लियर हो जाएगा कि अभी तुम्हें ये करना है कि नहीं करना है। करना है तो ठीक है कर लेंगे। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज। तो हमें हमेशा मैं बात करता था हिमाद्री से, तो वो बात करने के बाद मुझे क्लियरिफाई हुआ कि ठीक है मुझे करना है, ऐसे ही करना है, अच्छे से करना है। ठीक ये जिनकी बात कर रहे हो ये तुम्हारे सीनियर्स थे है। मेरे NCC? सीनियर है हिमाद्री पाठक, वो अभी वहां पे है, जापान में है, पोस्ट डॉक कर रहे हैं। हम्म। और तो सुदीप्ता इधर ही है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, वो जर्मनी में ही है। अच्छा, तो ये शुरुआत के दिन कैसे थे फिर, ये बताओ। तुमने अभी कोर्स वर्क की तो बात की, वो ट्रांजिशन काफी एक बड़ा स्टेप था तुम्हारे लिए, बट व्हाट वाज हाँ। द फर्स्ट फ्यू इयर्स, अ कपल ऑफ इयर्स, जब तुम IIT बॉम्बे में सेटल होने की कोशिश कर रहे थे एज अ PhD स्टूडेंट, रिसर्च डिफाइन कर रहे थे अपना, वो वक्त कैसा था तुम्हारा? नहीं, आईआईटी बॉम्बे में पहला एक साल तो मुझे लगता था मैं रिसर्च स्टूडेंट नहीं था, काइंड ऑफ ए नॉर्मल एमएससी स्टूडेंट था, क्योंकि कोर्स वर्क करना पड़ा था। और हमारा हॉस्टल जो थे वो भी एक्चुअली न्यू कमर्स हॉस्टल थे। जो न्यू कमर्स हॉस्टल हम्म मतलब वहाँ पे जो भी न्यूली ज्वाइन होते हैं आईआईटीज में, वहाँ उनको रखा जाता था। सो वो बीटेक भी हो सकता है, एमटेक भी हो सकता है, एमएससी भी हो सकता है, हम्म या फिर पीएचडी भी हो सकता है। तो हमारा सब कुछ न्यू कमर्स उसी एक दो हॉस्टल में था, मतलब 15 एंड 16। तो वहाँ का मतलब जो माहौल है हमेशा एनर्जेटिक है। तो लोग क्योंकि नए नए जस्ट आईटी क्वालिफाई करके आए हैं और हमेशा एंजॉय करना है उन लोगों को, और छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो लोग, क्लास 11 12 करके आए हैं बस। तो वो हमेशा एक अलग एनर्जी में रहते थे, तो हम भी उसी एनर्जी में आ जाते थे। तो पहला एक साल, क्योंकि आईआईटीज में पहला एक साल ऑलमोस्ट कोर्स वर्क में ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कोर्स वर्क हम्म भी टफ है ना। तो मुझे लगता है कि रिसर्च का प्रेशर नहीं आता है एकेडमिक उस हिसाब से हम्म किसी भी स्टूडेंट के पास। ऑलमोस्ट किसी शायद एक्सेप्शन हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के मतलब ऑलमोस्ट वो कोर्स वर्क में ही ध्यान देते हैं। हम्म तो हम कोर्स वर्क क्लास करते थे और रात को क्रिकेट खेलते थे, वही दो काम था। रात को तो 3-4 बजे तक क्रिकेट खेलते थे वहाँ हॉस्टल में। तो उस हिसाब से वो अच्छा था, और रूममेट वगैरह भी था, तो नए नए लोग थे, अलग अलग लेवल की एंजॉयमेंट होता था। मतलब फिर मैच वगैरह देखते थे, हमारा जो डाइनिंग हॉल है उसमें सबको चिल्ला चिल्ला के देखते थे, तो एक अलग एंजॉयमेंट था, वो सब कुछ सही था। लेकिन रिसर्च की बात जब सेकेंड ईयर शुरू हुआ, लेकिन मेरा हिसाब से होगा, मेरा ये होगा 1.5 ईयर, क्योंकि 6 महीना में एनसीएल में था, राइट। उधर मैंने एक साल कंप्लीट किया। उसके बाद 1.5 ईयर के बाद अभी रिसर्च की बात आती है। तो फिर भी मेरा प्रोजेक्ट एक्चुअली डिफाइन नहीं था, तो क्या करना है, ठीक है मुझे ओ करना है क्वांटम कपल क्लस्टर थ्योरी पे करना है। तो लेकिन क्या प्रोजेक्ट पे करना है किसी को पता नहीं था। ओके। तो इधर उधर का हो रहा था कि ये करेंगे ये करेंगे, कोई सीनियर बोला कि ये कर लो, कोई बोला ये कर लो। तो एक बार ऐसे हुआ तो वही हिमादीदा बोला फिर कि तुम रिलेटिविस्टिक कर सकते हो, ये हमारा ये है और प्रॉब्लम भी है ऐसा ऐसा। तो फिर सर से भी बात हुआ, तो हम सुरीदा हिमादीदा ने हमारे सर के साथ बात किया, तो फाइनली मेरा प्रोजेक्ट डिफाइन हो गया कि रिलेटिविस्टिक करना है। तो रिलेटिविस्टिक करना है, और मैं आया हूँ सिंपल एक स्टेट यूनिवर्सिटी से। ओके, क्वांटम का जो पढ़ाई है ना, रिसर्च लेवल का पढ़ाई तो बहुत ही ऊपर है। मतलब क्योंकि हम एमएससी में ज्यादा से ज्यादा हार्टीफॉक थ्योरी तक पढ़ते हैं, वो भी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। मतलब मेरे वो एक हमारा स्टेट यूनिवर्सिटीज का प्रॉब्लम है, आईआईटी और आईसीएस का पता नहीं मुझे। और अगर तुम आगे क्वांटम के थ्योरी में तुम रिसर्च करना चाहते हो तो तुम तो और अलग लेवल के थ्योरी करोगे। जैसे कपल क्लस्टर थ्योरी है पोस्ट हार्टीफॉक मेथड, हार्टीफॉक के बाद आता है, तो उसके लिए अलग से पढ़ना है, सीखना है। तो उसके लिए फिर से पढ़ना पड़ा, फिर रिलेटिविस्टिक पढ़ना पड़ा। तो मेरा ऑलमोस्ट 2 साल तक वो पढ़ाई में शुरू हो गया, मतलब कुछ रिसर्च काम नहीं था मेरा। तो उसके बाद मैं थोड़ा प्रेशर में भी आ गया, क्योंकि जो जेआरएफ टू एसआरएफ होता है ना प्रमोशन, तुम्हें तो वो सेमिनार देना पड़ता है। राइट। और बाय द टाइम बाकी मेरे दोस्त वगैरह का वो हो गया था, किसी का एक दो पेपर भी हो गया था से, या फिर एटलीस्ट प्रोजेक्ट तो डिफाइन हो गया था, काम करने लगे थे। तो वो कभी मेरा थोड़ा सा प्रेशर में आ गया था मैं। लेकिन मेरा सीनियर पहले ही आने के बाद, जब एनसीएल में ज्वाइन किया था ना, तो मेरा सीनियर एक थे सुशांत था, मुझे आगे पहले ही बोला कि हमारे लैब में 2 साल तक कुछ नहीं होता, तुम टेंशन मत लेना। तुम्हारे ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त वगैरह का पेपर वगैरह आ गया तो तुम शायद ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, तुम थोड़ा वो इनसिक्योर फील करने लगोगे, ऐसा कुछ मतलब टेंशन लेने का ही नहीं। 2 साल तक कुछ नहीं होगा, किसी का नहीं हुआ हमारे लैब में, क्योंकि पढ़ना पड़ता है। हमारा क्वांटम थ्योरी में काम करते तो पहले सीखना पड़ेगा ना, एमएससी के बाद जो गैप है रिसर्च तक, वो गैप तुम्हें पहले फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम काम करोगे। तो 2 साल तुम्हारा उसमें चला जाएगा, तो उसके बाद तुम काम करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा। तो मैंने उस हिसाब से कूल ही रहा, ठीक है। लेकिन बाय द टाइम
ऐसे जैसे मुझे रिलेटिविस्टिक में काम करना था, तो सुदीप दा थोड़ा बहुत हेल्प करने लगे ही थे ऑलमोस्ट। तो सुदीप दा एक्चुअली वो किया, और ये हमारा लैब का मैं मतलब मेरे सीनियर की बड़प्पन है एक्चुअली कहूंगा, क्योंकि वो उनका प्रोजेक्ट था, उनके प्रोजेक्ट में उन्होंने काम किया, तो मुझे कुछ जो थोड़ा बहुत कुछ काम करने के लिए दिया था पेपर के लिए। जो काम करोगे तो ज्यादा से ज्यादा एक्नोलेजमेंट में मेरा नाम आ सकता है, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट मेरा नहीं था और प्रोजेक्ट पे काम भी नहीं किया था, लेकिन वो पेपर में मेरा नाम भी दिया, मतलब सेकंड ऑथर सुदीप दा। तो ये जो है ना हमारे सीनियर का, क्योंकि हमारा 2 साल तक कुछ नहीं होता, लेकिन हम तो इनमें प्रेशर में तो रहेंगे ही ना, जेआरएफ टू एसआरएफ वाला जो हमें देना पड़ता है प्रमोशन के लिए। तो उसको रिलीव करने के लिए ये हमेशा हमारा एक ऑलमोस्ट ट्रेडिशन काइंड ऑफ रहा है कि सीनियर हेल्प करते हैं उस हिसाब से, कि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देगा कि पेपर कैसे लिखते हैं, क्या करना है वगैरह वगैरह, थोड़ा ट्रेन करेगा तुम्हें, और तुम्हें पेपर में नाम भी दे देगा, तो तुम एक हिसाब से थोड़ा सेफ फील करने लगोगी। जो मैंने किया, सुदीप दा ने मेरा ऐसा किया, और सुदीप दा को भी पहले हिमाद्री ने ऐसा किया था। वो हमारा एक काइंड ऑफ कल्चर है, जो मैंने बताया था ना, तो एक चलता रहा है। तो वो हिसाब से मैं थोड़ा रिलीफ फील किया, लेकिन एग्जैक्ट जब क्या करना है वो पेपर वगैरह आने के बाद, जब थोड़ा हम प्रेशर फ्री हो गए, जब जेआरएफ टू एसआरएफ मेरा हो गया, तब मुझे एग्जैक्टली प्रोजेक्ट डिफाइन हुआ कि अच्छा इसमें एग्जैक्टली करना है जो मैं सिमेट्री हाइलाइटिंग प्रॉपर्टीज में काम करता हूँ कॉपर क्लस्टर थ्योरी यूज करके। तो उसके हिसाब से फिर बात काम आगे बढ़ा। और मेरा एक सीनियर और भी था, उनके बारे में बोलना एक्चुअली बहुत जरूरी है, तुर्वसु सेन गुप्ता। वो काम करता था क्लस्टर केमिस्ट्री में थियोरेटिकली। वो भैया बहुत अच्छा है, मतलब वो उससे ज्यादा अच्छा मतलब ह्यूमन बीइंग मैंने आज तक नहीं देखा। वो मतलब ऐसा इंसान है, खुद मतलब खुद का काम छोड़ के किसी का भी XYZ तुम्हें जानता हो नहीं जानता हो, किसी का भी अगर तुम्हें हेल्प कर सकता है तो वो कर देगा, और उनका मतलब बहुत ही ह्यूज नॉलेज है। तो वो बहुत अच्छा है। तो हम हमेशा जब भी फ्रस्ट्रेट होते थे या कुछ भी होते थे, तो वो के साथ मेरा हमेशा ये वाला बात चलता रहता था, और रिसर्च वाला ज्यादा बात हो तो मेरा सुदीप दा या फिर हमारी से चलता है। तो इस हिसाब से वो हुआ। तो फाइनली रिलेटिविस्टिक क्वांटम केमिस्ट्री यूज करके मुझे काम करना था, वो सेट हो गया। तो फिर सुदीप दा फिर एज ए को गाइड मुझे हेल्प किया। उसके बाद मैं अपना प्रोजेक्ट में काम शुरू किया, उसके बाद हम आगे बढ़े बस। तो तुमने जो ये बताया अभी, इससे मुझे ये बहुत क्लियरली पता चला कि तुम्हारे लिए तुम्हारा जो सीनियर क्लस्टर है, तुम क्वांटम से हो तो मैं क्लस्टर का यूज करूंगा इस वर्ड का, कि वो तुम्हारा सीनियर क्लस्टर जो है वो तुम्हारे लिए बहुत एक एज अ बफर सेटअप था, और वो हेल्प बहुत मिली है तुम्हारे ट्रांजिशन के बाद, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी ऐसा लगा कि पीएचडी नहीं करनी है, ये फील आया कि नॉट एट द स्टार्ट, तुम्हारा स्टार्ट में ही ट्रांजिशन हुआ, लेकिन बीच के फेज में जब कुछ काम नहीं हो रहा था या वर्कआउट नहीं हो रही थी चीजें, ये फील आया कभी कि क्विट कर देते हैं? नहीं, बाद में तो मेरा क्विट करने का ख्याल नहीं आया था, क्योंकि एक्चुअली रिसर्च होता क्या है वो शायद मैंने समझ लिया था कि रिसर्च तो ऐसा तो रेस नहीं है ना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाओगे हो जाएगा। ये तुम कर रहे हो, कभी कभी तुम्हारा क्लिक करेगा, काम नहीं करेगा, तो काइंड ऑफ ऐसा चीज है। तो क्विट करने का मतलब जो प्रोसेस वो पहला 6 महीने में आया था, उसके बाद तो नहीं आया। उसके बाद करना ही है, लेकिन ये होगा कि अब जैसे तुम पीएचडी हम एज ए रिसर्च ट्रेनिंग भी करते हैं, और एज ए आजकल एज ए डिग्री भी लोग करते हैं, ठीक है, एज ए हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री। तो वही चीज है, जैसे पहले मुझे जब मैं पहले पीएचडी करने के लिए आया था, मुझे लगा था मैं हार्डकोर रिसर्च फील्ड में ही जाऊंगा, लेकिन जब पीएचडी करते गया तो मुझे लगा था कि नहीं, मैं हार्डकोर रिसर्च में नहीं जाऊंगा, मैं ज्यादा टीचिंग ओरिएंटेड जगह मतलब करियर में मेरा वो होगा कि रिसर्च तो थोड़ा बहुत करूंगा, लेकिन मेरा मेन जैसे यूनिवर्सिटीज में होते हैं टीचिंग करना है और पैरेलली थोड़ा बहुत रिसर्च करना है, हार्डकोर रिसर्च फील्ड में मुझे नहीं जाना है। वो चीज मेरा आया पीएचडी करते करते, वो मेरा, क्योंकि मुझे लगा कुछ लेवल पे कहीं ना कहीं हमारा ट्रेनिंग में कुछ शायद लिमिटेशन हो भी सकता है, जैसा मेरा फील हुआ। जैसे मैं थ्योरी में काम करता हूँ, तो इधर आके जैसे अभी जर्मनी में आया तो मुझे फील हुआ कि थ्योरी का जो फाउंडेशन है, एटलीस्ट मेरा जो फाउंडेशन है वो मतलब बहुत अच्छा कुछ काम करने के लिए काफी नहीं था। क्योंकि हम एक कन्वेंशनल वे से पढ़ के आए थे, सिंपल कॉलेज में जब पढ़ते थे लोग पढ़ते थे तुम केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो केमिस्ट्री में जोड़ दो, तुम फिजिक्स और मैथमेटिक्स क्यों ध्यान रख, जब वहाँ पे पास कोर्स है मतलब पास ही करना है, माइनर सब्जेक्ट है, तुम्हें जस्ट पास करना है। राइट। लेकिन जैसे थ्योरेटिशियन तुम ऐसे सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग गया, तुम मतलब आज के डेट पे अगर मुझे लगा कितना बड़ा ब्लंडर किया मैंने वहाँ पीएचडी में। अगर मैंने मैथ और फिजिक्स को इक्वली इंपॉर्टेंट दिया होता तो मेरा फाउंडेशन बहुत सही रहता, तो शायद मैं कुछ और कर सकता। लेकिन वो जो हमारा ट्रेनिंग है ना, वो उसमें प्रॉब्लम है। और देखो, फाउंडेशन अगर अच्छा नहीं है ना, तो मुझे नहीं लगता कि लोग बहुत अच्छा कुछ ओरिजिनल रिसर्च काम कर सकता है।
पेपर पब्लिश कर सकते हैं, वो बड़ा चैलेंजिंग काम नहीं है आज के डेट पे। लेकिन जो मुझे करके खुशी मिले वैसा काम शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा फाउंडेशन उस हिसाब से सही नहीं है। तो इसलिए मैं सोचा अभी हार्डकोर रिसर्च से ज्यादा मैं मुझे लगे कि टीचिंग प्लस काइंड ऑफ सिंपल रिसर्च में जाना है। ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो है तुम्हारे, मुझे हमेशा बहुत अचंभित रहता हूं मैं कि ये तुम्हें रियलाइजेशंस होते हैं और देन यू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड। और ये बहुत मुश्किल काम है पता करने के लिए खुद के लिए कि ये मेरे आपे के बाहर है, ये इतना मुझे आता है, मुझे ये करना चाहिए। जब पीएचडी चल रही थी, बिकॉज तुमने कहा कि तुम एक थेरेटिशियन हो, एक थेरेटिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तुम दिन भर कंप्यूटर पे बैठे हो और कुछ खास फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तुमने कहा भी रात के 3-4 बजे तक, 3-4 बजे तो सुबह हो जाएगी दूसरे दिन की, तो तब तक तुम क्रिकेट खेलते थे। ये जारी रहा पीएचडी के टाइम में थ्रू आउट कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए या किसी एंड्योरेंस के लिए जारी रहा तुम्हारा प्रोसेस? नहीं, ये खेलना मिलना तो एक्चुअली पहला 1 साल तक चल रहा था ठीक ठाक, लेकिन उसके बाद खेलना मिलना कम हो गया। बीच बीच में हम खेलते थे सैटरडे या फिर संडे को, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था कि रेगुलर खेलते थे। तो इसलिए हमारा अभी मैं फील करता हूँ, क्योंकि हम बैठ बैठ के काम करते हैं ना, तो फिजिक क्या हो गया हमको पता है अभी। तो बैठ के कमर पे दर्द हो गया है, गर्दन पे दर्द हो गया है, ये मैंने मिस किया। मुझे करना चाहिए था शायद, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू करना चाहिए था, जो मैंने किया नहीं। मैं थोड़ा ऐसे रह गया। प्रॉब्लम हो गया, सुन रहे हो ना? हेलो हाँ, थोड़ा सा बफरिंग हो रहा था, कोई नहीं। अब हेलो, सिग्नल का प्रॉब्लम हो गया था शायद। सुन रहे हो अभी? अभी ठीक है, अभी मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, ओके ओके। हाँ, वही तो, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया, तो उसको एक्चुअली कंटिन्यू करना चाहिए था। और आईआईटीज में सब कुछ फैसिलिटीज थे, से जिम वगैरह भी था, लेकिन मेरा ही एक्चुअली रूटीन थोड़ा अलग था। मैं रात भर काम करता था, दिन में देर तक सोता था, तो इसलिए मेरा काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो गया। तो वो एक मेरा एक्चुअली गलती है एक हिसाब से। तो तुम ये मानते हो कि ये जरूरी है कि हम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें? हाँ, बहुत जरूरी है। व्हाट अबाउट सम मेंटल रिलैक्सेशन, उसके लिए क्या करते थे तुम? मेंटल रिलैक्सेशन के लिए देखो, एक तो मेरा गाना रहता था हर टाइम। Okay. तो हम बैठते थे और गाना, मतलब करना है तो काम करे बीच में, नहीं तो गाना वाना सुन के कुछ नहीं, आर्टिकल वगैरह पढ़ ले, कभी स्टोरी वगैरह पढ़ लूंगा। मैं बेसिकली आसामीज पढ़ता हूँ, तो मेरा हिंदी अंग्रेजी इतना खास मतलब स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए मैं आसामीज वगैरह में वो पढ़ता हूँ, और कभी कभी लिख भी देता हूँ। तो मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है ना, रिसर्च में रहते रहते, तो मैं कभी कभी लिखता हूँ, वो आर्टिकल छप जाता है न्यूज़पेपर में, तो वैसा भी है, तो वो सब करता रहता हूँ। लेकिन बाकी एज ए मेडिटेशन वगैरह तो मैं करता अभी तक किया नहीं, मतलब उस हिसाब से। लेकिन मैं गाना बहुत सुनता हूँ, फिर मूवी वगैरह कभी कभी देख लेता हूँ, वही है काम बस। मैं यहाँ से दो हिस्सों में अगला डिस्कशन डिवाइड करूंगा। पहली चीज है कि तुमने कहा कि तुम्हें गुस्सा आता है और तुम्हारे आर्टिकल्स छपते हैं न्यूज़पेपर्स में। तुम्हारी एक हॉबी है और एक आई थिंक एज अ रिस्पॉन्सिबल साइंटिफिक कम्युनिटी मेंबर तुम ये कोशिश करते हो कि तुम सोशो पॉलिटिकल इश्यूज पर उनकी जानकारी रखो और उन पर काफी अच्छे से तुम स्टडी करते हो उनको, एंड देन यू एक्चुअली कमेंट ऑन देम। ये कब शुरू हुआ? क्योंकि ये मुझे याद है, ये एनआईएस के टाइम पे तो नहीं था इतना, ये अंदर नहीं की नहीं, ज्वाला हाँ, कब तैयार हुई? या नहीं, ये एक्चुअली वो भी है। एनआईवीएस के टाइम में मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे ना, मेरे पास स्मार्टफोन होते थे और ना ही इंटरनेट होते थे। तो वो मैंने स्मार्टफोन खरीदा था पीएचडी के बाद, मतलब जब मैंने पीएचडी ज्वाइन किया तब मैंने स्मार्टफोन खरीदा, और तब मैं ज्यादा फेसबुक पे एक्टिव हो गया। उससे पहले ज्यादा नहीं था एक्टिव, क्योंकि तब फेसबुक का अकाउंट था, लेकिन इंटरनेट खरीदने के लिए कैफे जाना पड़ता है या फिर, तो वो हमेशा से यूज नहीं कर पाते थे हम। लेकिन ये जो ओपिनियन है, ये तो हमेशा रहता था। मैं कॉलेज के टाइम में भी दोस्तों के बीच बातों में, जैसे तुम्हारे साथ भी जब एनजीओएस में बात करते थे, तो हम बहुत सारे बातों पे बात करते थे, राइट? सोसाइटी हो, कुछ भी हो, तो वो हमारा ओपिनियन हमेशा रहा है। लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का जो वो है, पहले रिसोर्सेस नहीं था तो कर नहीं पाए थे, और बाद में पीएचडी आने के बाद आईआईटीज में तो एनी टाइम तुम्हारा इंटरनेट फैसिलिटी है, तो तुम न्यूज़पेपर पढ़ पाते हो। जैसे पहले मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता था, घर में मेरा न्यूज़पेपर नहीं था कभी भी,
क्योंकि मेरा घर वाले नहीं भी अफोर्ड कर पाते थे कि न्यूज़पेपर हो, और हमारे गांव में लाइब्रेरी नहीं था, तो लाइब्रेरी नहीं होकर तो कहाँ पढ़ेंगे हम। राइट। न्यूज़पेपर पढ़ना मैंने शुरू किया बीएससी में, जब कॉटन कॉलेज आए थे तब लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा था। तो वही जब आईटीज में आया, आईटी में तुम्हारा लाइब्रेरी है, तुम अलग अलग मतलब सोशियोलॉजी के बुक है, साइकोलॉजी के है, रिलीजन के है, तुम कभी कभी लाइब्रेरी में जाते हो तो अलग अलग तरीके के बुक है, तो हम कभी कभी पढ़ते हैं टाइम मिले तो। और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो तुम्हें टॉपिक तो सामने आई एम सो सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी अभी हो हाँ गया, ठीक हो गया। ठीक है। हाँ तो जैसे पीएचडी में जैसे हम फेलोशिप मिलता था हमें, तो फेलोशिप एक्चुअली बीच बीच में ऐसा होता ना, फेलोशिप टाइम पे नहीं आता था राइट। बहुत सारे वहां पे। तो वो जैसे मेरे मेरे प्रॉब्लम मेरे क्या था, मेरे घर से मुझे सपोर्ट नहीं कर पाता था ना। मेरा ये था कि फेलोशिप से थोड़ा पैसा बचा के मुझे घर देना है, घर से मुझे पैसा नहीं मिलने का ना पढ़ने के लिए। तो हमारे जैसे लोग हमेशा उस चीज में हमेशा प्रॉब्लम होता था। लेकिन जिनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है, उनको वो चीज से फर्क नहीं पड़ता फेलोशिप टाइम में आए या ना आए। तो बीच में वैसा हो गया था, तो वो चीज लगता है मुझे सीरियस चीज है, जिसके लिए मैंने बोलना शुरू किया, फिर लिखना शुरू किया। तो क्योंकि फेलोशिप टाइम में देना चाहिए, फेलोशिप टाइम पे दोगे तभी हम आराम से या फिर बिना दूसरे काम चिंता करते हुए काम कर पाएंगे ना अच्छे से। तो वो एक चीज था जिसमें मुझे गुस्सा आता था तो मैं लिखता था। और एक्चुअली मैं राइटर एज ए राइटर नहीं लिखता हूँ, मैं गुस्सा आता हो तो मैं लिखता हूँ। तो वो तो मेरे जो एडिटर होते हैं उन लोगों की बड़प्पन है कि पता नहीं छप देता है, तो वो अलग बात है। लेकिन एज ए राइटर मैंने चीजों को नहीं लिखा कभी भी। तो मेरे गुस्सा होता है, या फिर कभी कभी कुछ चीजों पे हम दुखी हो जाते हैं ना कि ये हो रहा है, गलत हो रहा है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। जैसे तुम अभी साइंस कर रहे हो, साइंस के नाम पे कोई मजाक कर रहा होगा, से सीरो साइंस कोई कर रहा है, तो वो सिर्फ एज ए साइंस स्टूडेंट तो मेरा वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि तुम साइंस को भी सेव करके रखो ना। क्योंकि साइंस को प्रोटेक्ट करके नहीं रखोगे, साइंस को किसी मतलब सुपरस्टिशियन से तुम जोड़ दोगे तो कैसे होगा। तो उसमें भी तुम्हें शायद कहीं ना कहीं बोलना एज ए स्टूडेंट तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और सेकेंड ऑफ हम साइंटिस्ट हो कुछ भी हो, एज ए फाइनली हम तो सिटीजन ही है ना एक देश के, तो सिटीजन का तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होता ही है हमेशा। तो उस हिसाब से जरूरत होता है। राइट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर इंसान इस तरीके से सोचता है। दैट्स व्हाई मैंने कहा ना कि मुझे आई एम रियली प्राउड कि तुम ये कनेक्ट करते हो हमेशा। एंड देन दिस नाउ ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पार्ट कि साइंटिफिक टेम्पर ये एक फैंसी टर्म है, तुम्हारा ओपिनियन क्या है इसके बारे में? और सोसाइटी में खास तौर पर अभी लास्ट 10 महीने में जो कोविड का जो पैंडेमिक हुआ है, उसमें हमने रियलाइज किया है कि सोसाइटी में साइंटिफिक टेम्परामेंट है नहीं। लोग समझते नहीं है या क्या है प्रॉब्लम पता नहीं, लेकिन ये है नहीं, ये एक फैंसी टर्म बन के रह गया है। तो व्हाट इज योर ओपिनियन? क्योंकि हम मेंबर्स ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी है, तुमने जैसे कहा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए कि हम ये पहुंचाए। साइंस कम्युनिकेशन हमारी बहुत बार बात होती है उस बारे में। व्हाट इज दैट एंगल इन योर व्यू, और तुम उसे कैसे, उसके लिए कैसे कंट्रीब्यूट करते हो? हाँ, पहली बात तो यह है, देखो साइंस पढ़ना अलग बात है और साइंटिफिक टेम्परमेंट रहना या फिर इस चीजों को साइंटिफिक तरीके से देखना अलग बात है। जैसे एक कोई फिलोसफी में मास्टर हो सकता है, फिलोसफी पढ़ के वो मास्टर हो सकता है, लेकिन वो फिलोसोफर नहीं हो सकता है ना। तो साइंस का भी वैसा ही चीज है एक्चुअली। तो पहली बात तो यह है, देखो साइंस एक ऐसा चीज है जो बोलता है कि तुम एविडेंस बेस्ड या फिर फैक्ट बेस्ड एक्सपेरिमेंट के हिसाब से तुम सही की मतलब क्या बोलते हैं, सच की तुम खोज करो, सर्चिंग द ट्रूथ, राइट। दैट मीन्स तुम्हारा साइंस में तुम्हें ऑनेस्ट होना 100%, तुम्हारे प्रोफेशन में ऑनेस्टी जरूरी है। एक तुम्हें अगर व्यापारी बनोगे, बिजनेसमैन बनोगे, तब तुम 100% तुम ऑनेस्ट नहीं, तुम नहीं बोल सकते कि ये चीज मैं 10 रुपए में खरीदा तो तुम्हें मुझे 20 रुपए देना पड़ेगा, मुझे 10 रुपया प्रॉफिट चाहिए, तुम ऐसा नहीं बोल सकते। तुम्हें कहीं ना कहीं बोलना ही पड़ेगा कुछ इधर उधर कॉम्प्रोमाइज करके। लेकिन हमारा साइंटिफिक कम्युनिटी का ये है कि तुम्हारा प्रोफेशन ही डिमांड करता है कि तुम्हें ऑनेस्ट होना है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम ऑल्दो हमारा प्रोफेशन डिमांड करते हैं, लेकिन मैं तो एटलीस्ट खुश नहीं हूँ कि मैं एटलीस्ट ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि साइंटिफिक कम्युनिटी सच में ऑनेस्ट है, मैं नहीं कह सकता। और इसका यही प्रॉब्लम है कि वो साइंटिफिक टेम्परमेंट नहीं है हमारा। साइंटिफिक टेम्परमेंट की बात जवाहरलाल नेहरू ने जब का प्राइम मिनिस्टर बोल के गए थे कि इसका कितना एसेंस है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसकी बात है 51A में कि साइंटिफिक टेम्परमेंट हमारा और एविडेंस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम या फिर थिंकिंग प्रोसेस, रैशनल थिंकिंग कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं वो हो गया है,
फेल हो गया है या फिर क्या प्रॉब्लम है मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हम फेल कर गए उस चीज को। वही मैंने तुम्हें बताया कि हम क्लास 10 तक हर कोई, देखो क्लास 10 तो आजकल ऑलमोस्ट पढ़ा, क्लास 10 पास ही है हर कोई, अपने उसमें कोर्स में साइंस पढ़ता ही है ना, साइंस का टेक्स्ट बुक तो पढ़ता ही है ना। मुझे तुम मतलब 1% लोग भी इंडिया का दिखा दो कि वो जो पढ़ा है उसको जिंदगी में कभी अप्लाई किया हो। पढ़ा है मार्क्स के लिए, भूल गया, फिर लिखा क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन पे आंसर लिखा, फिर मार्क्स मिला, भूल गया। हमारे जैसे लोग भी, मतलब जो साइंस में है वो लोग भी भूल गए उस चीजों को, जो हमारा बेसिक लर्निंग था वो भी हम भूल गए हैं। तो जब हम पढ़े हुए चीजों को हम कभी वैल्यू ही नहीं करते, तो हम कैसे चीजों को मतलब वो कर लेंगे। और दूसरी बात है, हमारा जो टीचिंग, तुम्हारा जो क्या बोलते हो तुम, मेथोडोलॉजी है, उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। जैसे एज ए साइंटिस्ट तुम्हें कॉन्सेप्चुअल या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड तुम्हारा लर्निंग या फिर टीचिंग प्रोसेस में तुम्हें आगे बढ़ना है, जो हमारा बहुत कम है। हमारा जैसे मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं था एचएस क्लास 11-12 में, क्योंकि केमिस्ट्री ज्यादा मेमोरी, मतलब तुम्हें बहुत सारा चीजें वो करना पड़ता है, बाय हार्ट करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, तो मुझे पसंद नहीं था ये चीज। लेकिन बाद में पता चला कि ये हमें ऐसे सिखाया गया है कि याद रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है ना कि बहुत कुछ चीजें तुम कॉन्सेप्चुअली केमिस्ट्री को समझ सकते हो, मतलब याद रखना जरूरी नहीं है ना। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज हमारा वो जो है लर्निंग या टीचिंग प्रोसेस में है। लेकिन उसका भी तुम किसको दोष दोगे? देखो मेरा जो टीचर है वो भी एक ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जो टोटली अनसाइंटिफिक है, जहां पे साइंटिफिक टेम्पर कभी भी नहीं है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से वो उस अनसाइंटिफिक थॉट प्रोसेस से वो निकल ही नहीं पाए ना। उनके पास डिग्री है, मास्टर ऑफ साइंस है समहाउ, कोई फिजिक्स का हो, कोई केमिस्ट्री का हो, कोई बायोलॉजी का हो, लेकिन उनका जो थॉट प्रोसेस है और जो इकोसिस्टम में वो रहता है, क्योंकि साइंस तो सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही पढ़ते हैं ना हम अपने, कभी साइंस अपने सारों नहीं है, हमने कभी अपने एनवायरमेंट में या फिर सराउंडिंग्स में साइंस को नहीं ढूंढा है। हमने हमें साइंस को हमेशा टेक्स्ट बुक में ढूंढा है, और बहुत सारे रिसर्च पेपर में ढूंढे होंगे, रिसर्च पेपर जर्नल में। लेकिन साइंस तो हमारे सामने है, हमारे सराउंडिंग्स में है, हमारे अंदर है। तो वो चीज को जब तक हम फील नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल है। और ये जो हमने रिसर्च में, मैंने बोला कि रिसर्च हम जब कर रहे हैं, हमारा रिसर्च एक अननोन प्रॉब्लम होता है, हम उसको एक्सपेरिमेंट कोई करता है, जैसे मैं न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तुम एज ए मतलब नॉर्मल वाला एक्सपेरिमेंट करते हो, उसके बाद तुम ऑब्जर्वेशन लेते हो, उसके बाद अपने नॉलेज के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हो, उसके बाद तुम कंक्लूजन देते हो। हमारा कहीं कहीं पे भी कभी भी कोई बायसनेस नहीं रहता ना, हम पूरा ओपनली रहते हैं। ये हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी है। तो जिंदगी में भी तो वही मेथोडोलॉजी हमें अप्लाई करना है ना, सब चीज में, पॉलिटिक्स में हो, रिलीजन में हो, कहीं पे भी हो, यही चीज है ना। हम पहले ही अगर बायस होके, पहले ही अगर हम अपने आप को वो करके करेंगे तो कैसे होगा? तो ये जो हमारा मेथोडोलॉजी है, जो आप हम रिसर्च में कर रहे हैं, वही जिंदगी में पूरा अप्लाई करना है, और वही साइंटिफिक टेम्परमेंट है बेसिकली मेरे हिसाब से, एकदम सिंपल में कहूँ तो। लेकिन हमारा ये कहूंगा कि शायद क्या बदनसीबी है कि पीएचडी करने वाले लोग ही साइंस मतलब रिसर्च करने तक ठीक है, उसके बाद से रिसर्च लेबोरेटरी के बाहर गया तो उनका अलग ही है मतलब मेथोडोलॉजी। वो कभी भी रिसर्च लैब के अंदर वाला जो मेथोडोलॉजी है उसको फॉलो नहीं करते ना, तो इसलिए हम फेल हो गए हैं काइंड ऑफ। ओके, इतना नेगेटिव पिक्चर नहीं डालते हैं, आई एम श्योर कि काफी लोग करते हैं, बट मुझे लगता है तुमने जो इसेंस जो है तुम्हारी बात का, कि सर्चिंग द ट्रुथ, लुकिंग एट फैक्ट्स, और उसी हिसाब से अपने इंटरप्रिटेशंस करने चाहिए, ये आई थिंक बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक दैट इज द प्रोसेस ऑफ पीएचडी दैट यू हैव लर्नड इन द लास्ट फ्यू इयर्स, तुमने जब पीएचडी की है। तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी कोर पॉइंट ऑफ डूइंग अ पीएचडी, कि कॉम्प्रोमाइज मत करो, ऑनेस्ट रहो अपने एक्सपेरिमेंट से, और फैक्ट्स पर डिपेंडेंट रहो, ना कि व्हाट यू थिंक अबाउट इट। एक थोड़ा सा फैंसी सा क्वेश्चन है कि ऐसी एक चीज खास कुछ बता सकते हो कि पीएचडी ने तुम्हें दी है, कि जो तुम्हारे पास नहीं है, बट यू रियलाइज कि मैंने पीएचडी की एंड दैट्स द रीजन आई हैव गॉट दिस वन यूनिक क्वालिटी इन मी नाउ? नहीं, वही अभी जो मैंने बताया, जो मेथोडोलॉजी है, जो चीजों को देखने का वो नजरिया, मुझे लगता है मुझे पीएचडी ने दी। उससे पहले शायद में थोड़ा बहुत मेरा था, लेकिन इतना मैच्योर्ड लेवल पे नहीं था मुझे लगता है। नाइस। तो ये मुझे पीएचडी ने दी, इसके लिए मैं, और मुझे लगता है कि कोई भी बंदा बंदी पीएचडी एक बार करे ना, और उसको अगर वो ऑनेस्ट रहे पीएचडी से, मुझे लगता है वो जिंदगी को समझने के लिए जितना चाहिए ना, वो सब कुछ मिल जाता है आफ्टर पीएचडी। मतलब पीएचडी के दौरान मिल जाता है चीजों को, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेस आएगा, नेगेटिविटी आएगा, पॉजिटिविटी आएगा,
हमें फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ हेलो। रहा है हाँ हाँ, ये अभी कनेक्टिविटी अभी दिख रहा है, ऐसे दिखे। हाँ, वही मैं बताया कि का। पीएचडी में ही तुम्हें सब कुछ मिलता है ना। स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, पेशेंस चाहिए, नेगेटिविटी आता है, पॉजिटिविटी आता है, खुशी मिलता है जब तुम्हारा रिसर्च पेपर पब्लिश होता है या फिर प्रोजेक्ट क्लिक करता है। दुखी होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो। यही तो जिंदगी है बेसिकली। जो 5 साल में जो तुमने सीखा है, ये एक्चुअली तुम बोलते कॉन्साइज है तुम्हारा लाइफ का एग्जैक्टली। तो वो इंपॉर्टेंट So, चीज है मुझे लगता so in your definition, PhD is a miniature life model. है। पूरी जिंदगी का एक मिनिएचर मॉडल है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसी क्या चीज है जो पीएचडी ने तुमसे ले ली? एक चीज जो बा, तुम्हारे पास थी, बाल ले लिए। ओके। बाल ले ली मेरा, देखा ना। फोटो में जो बाल देखा था वो कितना अच्छा था, अभी देखो खत्म हो गया। ओके। तो बाल ले ली मेरी। लेकिन ये किससे, मतलब ये थोड़ा सा सीरियसली पूछना चाहूंगा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में क्या लगता है तुम्हें एकेडमिया में? नहीं, मेंटल हेल्थ इशू तो सीरियस चीज है। इसलिए तो वो एक सीरियस चीज है, हम उसको मोस्ट ऑफ टाइम इग्नोर करते हैं। और मोस्ट ऑफ टाइम हम एक्चुअली समझते ही नहीं है मेंटल हेल्थ के बारे में। अभी भी अगर मुझे पूछोगे ना, मैं बहुत क्लियरली तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे इतना समझ शायद नहीं है। बस मुझे हम्म। इतना मैं समझता हूँ कि हमें हमेशा खुश रखना अपने आप को। मतलब खुश नहीं रख के तुम अगर कुछ चीज कर रहे हो, तुम अगर अंदर से तुम्हारा हैप्पीनेस नहीं है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मेरा हमेशा मोटो है कि हैप्पी हो, तुम्हें जो चाहते हो, तुम जो करना वो करो, खुशी खुशी से करो। ज्यादा तुम अगर वो उसे करोगे तो तुम्हारा वही स्ट्रेस बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, तो फाइनली तुम्हारा मेंटल हेल्थ पे कुछ नेगेटिव इशू इम्पैक्ट आ जाएगा। लेकिन मेंटल हेल्थ एग्जैक्टली है क्या, उसे कैसे डील करना है, उसे कैसे टैकल करना है नेगेटिविटी से, ये बातें शायद मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा क्लियरली। ओके। अगेन मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि तुम बहुत क्लियर हो, तुम्हें क्या आता है, तुम्हें क्या नहीं आता है, एंड यू नेवर ट्राई टू गिव ओपिनियंस अबाउट थिंग्स दैट यू डोंट नो। बट ओके, राइट। तुमने जो कहा कि जो करना है वो खुशी से करो और दिल लगा के करो, सच्चाई से करो, तो अपने आप को तुम खुश रख सकते हो, स्ट्रेस फ्री रख सकते हो। स्ट्रेस फ्री रखते रखते काफी सारे, कई बार मजेदार किस्से हो जाते हैं लैब में। और मुझे तो अपने अपने पीएचडी के मुझे बहुत सारे किस्से याद है जिनको मैं याद करके अभी भी हंसता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ ऐसे यादगार 2-3 किस्से हैं कि ये बहुत कुछ फनी सा हो गया और तब तब शायद रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन अब तुम्हें बहुत बहुत हंसी आती है उस पर? ऐसा तो कभी नहीं है, मतलब पता नहीं मुझे एट दिस मोमेंट तो याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है क्या। लेकिन मैं ओके। हमेशा हमेशा कूल ही रहा हूँ, जैसे कोर्स वर्क के मामले में भी। तो मतलब हमने तो समहाउ कोर्स वर्क मतलब पास किया। जैसे मेरे सर को लगता था कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अच्छा मार्क्स और मिलना चाहिए था। लेकिन वो सर हमेशा वो करते थे, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं है, उसको जस्ट पास होना है। सर को ही पता था कि इसका यही एटीट्यूड है कि कोर्स वर्क है तो पास ही होना है, उसको क्या करना है सबसे ज्यादा मार्क्स लेके। लेकिन वो मार्क्स लिया होता तो मेरा, मुझे नहीं लगता कि कुछ उसमें तो कुछ नेगेटिविटी भी नहीं है ना। हमें अच्छे से पढ़ के अच्छा मार्क्स मिले तो किसमें क्या प्रॉब्लम है। मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहा वो ठीक है, लेकिन तुम सीरियसली तुम एग्जाम दो, अच्छा मार्क्स मिले तो उसमें कोई तुम्हारा नुकसान तो नहीं है ना। लेकिन मैं हमेशा ऐसा नहीं सोचता था, अरे यार एग्जाम है, पास होना है, ठीक है हो जाऊंगा काइंड ऑफ। तो वो एक चीज है जो मुझे लगता है कि शायद मैं अच्छे से करना चाहिए था। तो वो और तुमने हाँ, बहुत। एक बार मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कह सकता हूँ तुम्हें, वो पीएचडी के दौरान नहीं है, वो है मेरा एमएससी के दौरान। ओके। तो मेरा एक्चुअली क्या हुआ है, मैं पता नहीं कितना अच्छा स्टूडेंट हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा, मुझे मुझे लगता था कि मेरे जो मेरे दोस्त थे, मतलब मेरे क्लासमेट थे, तो वो लोग मुझसे ज्यादा कहीं हार्डवर्क करते थे, लेकिन समहाउ मार्कशीट में उनका मार्क्स हमसे कम, मुझसे हमेशा कम होता था। तो मुझे कभी कभी एक गिल्टी फील आता था, मैं इतना कम मेहनत करता हूँ फिर भी मार्क्स कम नहीं हो रहा है, मतलब मार्क्स ऐसा इतना है एटलीस्ट रीजनेबली गुड। तो मुझे एक बार लगा था कि ये काइंड ऑफ, मुझे लगा था धोखा कर रहा हूं मैं अपने आप से। तो मुझे लगा था कि एक बार मैं फेल हो जाता हूँ, फेल होने के बाद मुझे बहुत मतलब हम ऐसा फील होगा, क्योंकि लोग बोलेगा तुम इतने अच्छे स्टूडेंट, तुम कैसे फेल हो गए। तब मुझे लगता है उसके बाद मुझे मोटिवेशन आएगा थोड़ा सीरियसनेस से पढ़ने का, या फिर एग्जाम एग्जाम में बैठने का। तो किया कभी मैंने क्या आपने? किया, एमएस से पहला सेमिस्टर में मैंने बहुत सारा क्लासेस बंक किया। फिर मैं फिर प्रैक्टिकल करने के लिए आते थे और वो भी खेलते थे मतलब अच्छे से। अ, लेकिन फिर भी मैं फेल नहीं हो पाया। और एक मेरा सर सर था, तो सर ने मुझे बताया कि इधर आओ तुम। मैं गया तो मुझे सर बोला कि तुमने जानबूझ के मतलब इतनी हार्डवर्क करके ऐसा रिजल्ट लाए हो,
या फिर तुम्हारा मतलब ये हो गया, तुम्हारा फेम, नेम एंड फेम ज्यादा हो गया तुम्हारा यहाँ पे, इसलिए तुम जानबूझ के ऐसा मतलब करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने बोला ना कि वो एक फनी फनी चीज था। तो इसलिए शायद मेरा, जैसे मैं अभी एमएससी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हूँ, मतलब मैं टॉपर नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छे से करता तो मैं हो जाता शायद, जो मैं हमेशा कैजुअली लिया एग्जाम को। तो अच्छा। वो एक चीज था। ओके। मेरा ये सीरियसली, मतलब सीरियसली फनी चीजें हैं कि तुमने जानबूझ के सोचा कि फेल हो जाता हूँ। हाँ हाँ, डिस्क्लेमर है ये ऑडियंस के लिए कि ऐसा कभी खुद के लिए ना सोचे। ना और करना, करना नहीं है, लेकिन ये मैंने ये करना नहीं है डेफिनेटली। बिल्कुल। जैसे मैंने प्रोमोज में कहा था इस शो के लिए कि वाइब्रेंट कॉन्वर्सेशंस के लिए तैयार रही है कौशिक के साथ। मुझे लगा काफी वाइब्रेंट लेवल पे हमने आज कॉन्वर्स किया है पीएचडी के प्रोसेस के बारे में, और बहुत यूनिक चीजें जो तुमने बताई हैं, एसेंस जो बताया है पीएचडी का, साइंटिफिक टेम्परामेंट का, वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। लास्ट क्वेश्चन है मेरा तुम्हारे लिए आज ये, कि अब अगर कोई तुम्हारे पास आए और तुम्हें पूछे कि पीएचडी तुम्हारी हो चुकी है, पीएचडी क्या है तुम उन्हें बता चुके हो, और वो कोई पूछे तुम्हें कि मैं पीएचडी करूं या ना करूं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, लोगों को जितना हो सके एजुकेशन लेना चाहिए। मतलब एज ए मैंने कहा कि पीएचडी तुम इसको एग्जैक्टली रिसर्च ट्रेनिंग के हिसाब से देख सकते हो, जो इन फ्यूचर तुम्हें रिसर्च साइंटिस्ट बनना है उसके हिसाब से तुम ट्रेनिंग के हिसाब से देख सकते हो, और नहीं तो तुम एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी देख सकते हो। तो पीएचडी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने बताया कि तुम्हें जिंदगी का पूरा फिलोसफी दे देगा, कैसे जिंदगी को जीना है या फिर उसके साथ वो करना है तुम्हें। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना हो सके लोगों को पढ़ना चाहिए, जितना तक तुम्हें मतलब तुम कर सको पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा कहूंगा कि पीएचडी करो, पढ़ो, लेकिन एट द सेम टाइम यही है ना, तुम पीएचडी करके तुम्हें रियलाइज होना चाहिए कि तुमने क्या किया, कैसे तुमने किया, तुम पीएचडी को कैसे लिए हो, एज ए रिसर्च ट्रेनिंग लिए हो कि जैसे क्वालिफिकेशन करके लिए हो, जैसे लिए हो तुम उसी सबसे पहले उसका बड़ा जो तुम्हारा क्या बोलता है, तुम्हारा जो प्लानिंग होगा जिंदगी का, करियर प्लानिंग होगा, तुम्हें उस हिसाब से तय करना है। तो हम्म। इसलिए पीएचडी जरूरी है, पीएचडी जरूरी है। लेकिन कभी कभी जैसे तुम बोलते हो कि थोड़ा कभी कभी मैं नेगेटिव हो जाता हूँ, तो कभी कभी मैंने देखा भी है कुछ लोग जैसे नाम का पीएचडी ले लिया, लेके ऐसे ही मतलब घूम रहा है, फिर लोगों को ऐसे फोकट में ज्ञान बांट रहा है, जो जिन्होंने अच्छे से पीएचडी नहीं किया खुद, ओके, तो खुद दूसरों को ऐसे कुछ कुछ ही बोल रहा है। सो वो काइंड ऑफ चीज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इट्स ए काइंड ऑफ चीटिंग मुझे लगता है। तो उस हिसाब से भी लोगों को थोड़ा ऑनेस्ट होना है, मतलब। तो ये इस बात को हमेशा मैं देखता हूँ कि पीएचडी कर लिया मतलब तुमने तुमने जिंदगी में सब कुछ तुमने हासिल नहीं कर लिया, या फिर पीएचडी हो गए हो मतलब तुम सबसे ज्यादा मतलब ज्ञानी इंसान नहीं बन गए हो। बहुत सारे ज्ञानी इंसान है जो पीएचडी के बिना भी एग्जिस्ट करता है इस धरती पे। राइट, तो राइट, वो बात थोड़ा क्लियर होना चाहिए, लेकिन पढ़ना सबको चाहिए, जितना हो सके पढ़ना चाहिए। राइट, राइट। ये दिस इज सो वंडरफुल कि ये क्लैरिटी अगर हर किसी के पास आए कि हम क्यों कर रहे हैं, हम कोई भी चीज कर रहे हैं, भले क्यों कर रहे हैं और उसका क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे तुमने कहा, एसेंस ऑफ अ पीएचडी इज लर्निंग और ऑनेस्टी और फैक्ट्स, द एसेंस, ये बहुत जरूरी है। एंड मुझे लगा आज बहुत मजा आया तुम्हारे साथ ये सारे कॉन्वर्सेशन में, और काफी चीजें पता चली मुझे जो शायद मुझे पता नहीं थी। हम बहुत बार बात करते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट मुझे बहुत पसंद आता है तुम्हारा हर बार, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर बीइंग द पर्सन यू आर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो टुडे, एंड वेरी ओपनली, दिल खोल के सब बात की है तुमने ये। और फिलहाल तुम पोस्ट डॉक कर रहे हो जर्मनी में, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया काम करो, और फिर से तुमसे बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो वंस अगेन। थैंक यू सो मच अमोक, और जितना तारीफ तुमने की है, क्योंकि तुम खुद अच्छे इंसान हो, तो मुझे मेरे शायद दर्शक ये लगेगा कि क्या कर रही है दोनों, अपने आप को दोनों को तारीफ कर रहा है। तो बेसिकली तुम खुद एक अच्छे इंसान हो, तो इसलिए, और तुमने हमेशा मुझे एनकरेज किया है, तो थैंक यू। और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी वेरी वेरी थैंक्स एक्चुअली, क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा खराब है। आप लोगों को लगा ही होगा कि कभी भी ये जेंडर चेंज कर देता हूँ मैं बीच बीच में। ओके, तो उसके लिए माफी, बट अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने बात की आप लोगों से। थैंक यू। I don't think so that matters. Thoughts matter. Language इतना important नहीं होता है मेरे हिसाब से। हाँ तो हाँ तुम्हारे थॉट्स
प्रोवोकिंग है, काफी काफी लोगों तक पहुंचे होंगे। और ऐसे ही इसी इसी फ्रेम ऑफ माइंड से चलते रहो, आई थिंक, एंड इट विल बी अ गुड थिंग, यू विल बी अ वेरी गुड कंट्रीब्यूटर टू द सोसाइटी। थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक्स। ऑल। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, ये थे बहुत वाइब्रेंट सा कॉन्वर्सेशन था ये कौशिक के साथ। और बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जाते जाते राहत इंदौरी साहब की एक दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा कि ये क्या है कि आगे बढ़े और मंजिल आ गई। ये क्या है कि आगे बढ़े और मंजिल आ गई। मजा तो तब है, मजा तो पूरा तब है जब पैरों में थोड़ी थकान सी रहे। तो बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत किए अगर सक्सेस मिल भी जाए तो उसमें मजा नहीं है। तो उस स्ट्रगल के साथ जाने की बहुत जरूरत है। वो स्ट्रगल हमें बहुत कुछ सिखा देता है। और कौशिक के शब्दों में कहूँ तो वो एक मिनिएचर मॉडल है जिंदगी का, जो ये पीएचडी है। और इसीलिए हम इस शो को नाम देते हैं पीएचडी द फिलोसॉफिकल ड्रामा। अगले बार ऐसी ही एक वाइब्रेंट कॉन्वर्सेशन लेके आएंगे आपके लिए, एक किसी और की स्टोरी लेकर आएंगे। तब तक हमें फीडबैक देते रहिए, प्यार देते रहिए। और दुनिया में ये जो भी हो रहा है, जितनी भी नेगेटिविटी है, उसमें अपने आप को, अपने परिवार को और अपने दोस्तों को खुशियां बटोरते रहिए। और बस बने रहिए। अलविदा।